वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेट श्री राम कुमार कॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन। अपन जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं एचआई और जो आईटी के बच्चे होते हैं उनकी जो कॉमन क्लास होती है दिव्यांगता का परिचय या फिर इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटीज। आज का अपना जो टॉपिक है वो है हेलर सिंड्रोम। जो ऑटिज्म के जो कारण होते हैं, ऑटिज्म के जो पाए जाते हैं अलग अलग प्रकार, उनमें से एक है वो है हेलर सिंड्रोम। इस सिंड्रोम का आविष्कार 1908 में किया गया। ये जो हेलर सिंड्रोम है इसका आविष्कार आविष्कार है वो 1908 में हुआ। इस सिंड्रोम का आविष्कार है वो 1908 में हुआ। जिन बच्चों में ऑटिज्म के डिसऑर्डर के लक्षण पाए जाते हैं, उन बच्चों में कुछ बच्चे हेलर सिंड्रोम के शिकार होते हैं। इनमें मनोविकृति बहुत तेजी से उभरती है। मतलब जो ऑटिज्म के जो शिकार बच्चे होते हैं, जो ऑटिज्म से ग्रस्त बच्चे होते हैं, उनमें कुछ बच्चों में जो हेलर सिंड्रोम है इसके है वो लक्षण पाए जाते हैं, जिनमें उनमें मनोविकृति है वो बहुत ज़्यादा उभरती है। इसका मुख्य कारण क्या है? मनोवृत्ति उभरती है। मनोवृत्ति ज़्यादा उभरती है। मनोवृत्ति है वो ज़्यादा उभरती है। इसमें हेलर सिंड्रोम में मनोवृत्ति है वो अधिक उभरती है। इसे रैपिड एंड प्रोसिप साइकोटिक डिसऑर्डर भी कहा जाता है। इसे इसे रैपिड एंड प्रोग्रेसिव प्रोग्रेसिव साइकोटिक प्रोग्रेसिव साइकोटिक डिसऑर्डर भी कहा जाता है। डिसऑर्डर भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है? रैपिड एंड प्रोग्रेसिव साइकोटिक डिसऑर्डर। बच्चे में दौरे साधारण रूप से पाए जाते हैं। अनुसंधान में पाया गया है कि 10,000 में से 2 बच्चों में इस सिंड्रोम से ग्रस्त हो जाते हैं। है वो अनुसंधान में पाया गया है कि 10,000 में 2 बच्चों 10,000 में से 2 बच्चे इस सिंड्रोम से ग्रसित होते हैं। मतलब 10,000 में से 2 बच्चे हैं वो इस सिंड्रोम से ग्रसित होते हैं। इसके लक्षण है वो 2 से 4 वर्ष की अवधि में पाए जाते हैं। इसके जो लक्षण हैं, इसके जो लक्षण है वो 2 से 4 वर्ष की अवधि में है वो इसके लक्षण पाए जाते हैं। इसमें प्रारंभिक विकासात्मक अवधि के दौरान संप्रेषण एवं सामाजिक संबंध में उम्र के अनुसार सही पाए जाते हैं, परंतु बाद में बुखार व दौरे आने से यह प्रभावित होता है। मतलब ये जो इसका प्रारंभिक काल है, जब ये होता है तब बच्चा है उसकी सामाजिक और मानसिक स्थिति में दोनों सही होती है, कोई दिक्कत नहीं होती है वो। परंतु जब जब ये अपना रूप विस्तार करता है, जैसे जैसे आगे बढ़ता है, इसकी अवधि ज़्यादा होती है, तब तब बच्चे को बुखार व दौरे आते हैं और फिर बच्चा है वो प्रभावित होने लग जाता है। अतः इसे चाइल्डहुड इंस्टिगेटिव डिसऑर्डर भी कहा जाता है। अतः
इसे चाइल्डहुड चाइल्डहुड डिस डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर भी कहा जाता है। किसे? हेलर सिंड्रोम को। तो हेलर सिंड्रोम में क्या है, इसका आविष्कार कब हुआ? 1908 में हुआ। इसमें मनोविकृति ज़्यादा उभरती है, मनोविकृति है वो ज़्यादा उभर कर आती है, मानसिक जो मनोविकृति है, मन की विकृति है वो ज़्यादा उभर कर आती है सामने। इसे रैपिड एंड प्रोग्रेसिव साइकोटिक डिसऑर्डर भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम है वो क्या है? रैपिड एंड प्रोग्रेसिव साइकोटिक डिसऑर्डर भी कहा जाता है। अनुसंधान में पाया गया है कि 10,000 में से 2 बच्चे इस सिंड्रोम में ग्रसित हो जाए। अनुसंधान यानी एक प्रयोग में पाया गया है कि 10,000 में से 2 बच्चे हैं वो इससे ग्रसित होते हैं। इसके लक्षण 2 से 4 वर्ष की अवधि में पाए जाते हैं। इनके जो लक्षण होते हैं इसके वो कब उभर कर सामने आते हैं? 2 से 4 वर्ष की आयु में। और इसे क्या कहा जाता है? चाइल्डहुड इंस्टीग्रेटिव डिसऑर्डर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो प्रारंभिक अवस्था होती है उसमें बच्चा है वो सही तरीके से सामान्य होता है, परंतु जैसे जैसे इससे ग्रसित बच्चा अवधि हो जाती है, थोड़ा ज़्यादा समय हो जाता है, तब बच्चे को बुखार और दौरे आने लग जाते हैं और बच्चा इससे प्रभावित दिखाई देता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? चाइल्ड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर भी कहा जाता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो ये हो गया हेलर सिंड्रोम। अगला है वो है परवेसिव परवेसिव डेवलपमेंटल पॉपुलेशन डेवलपमेंटल डिसऑर्डर नोट अदरवाइज स्पेसिफिकली। अगला जो प्रकार है वो है परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर नॉट अदरवाइज स्पेसिफिकली। ठीक है, इस तरह के सिंड्रोम में कौन कौन से वर्ग में सम्मिलित किया जाए, इसकी साफ तौर पर कहा नहीं जा सकता है। ये बच्चे मुख्य रूप से सामान्य बच्चों की अपेक्षा ऑटिज्म से ग्रस्त बच्चों की तरह दिखाई देते हैं। इस सिंड्रोम को किस वर्ग में शामिल किया जाए, यह अभी साफ नहीं है, परंतु इससे ग्रसित बच्चे सामान्यतः
सामान्यतः ऑटिज्म से प्रभावित तरह दिखाई देते हैं। मतलब जो ये सिंड्रोम है इसको किस वर्ग में शामिल किया जाए ये अभी तक साफ नहीं हुआ है। मतलब कौन सी जो विकलांगता है उसमें इसे शामिल किया जाए ये अभी साफ नहीं हुआ है। परंतु इससे जो ग्रसित बच्चे होते हैं वो ऑटिज्म से ग्रसित बच्चों के समान ही दिखाई देते हैं, अतः इसे ऑटिज्म में है वो बताया जाता है, परंतु किस वर्ग में अभी तक ये साफ नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये है वो क्या है, परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर नॉट अदरवाइज स्पेसिफिकली। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ले लिया? अगला है एक्सीडेंटेड ऑटिस्टिक फेनोटाइप। एक्सीडेंटेड ऑटिस्टिक फेनोटाइप। ऐसे ऑटिज्म में सभी तरह के ऑटिज्म के लक्षण प्रदर्शित होते हैं परंतु कोई उचित हानि नहीं होती है। इसमें क्या होता है, मतलब इसमें है वो सभी प्रकार के ऑटिज्म के लक्षण पाए जाते हैं परंतु किसी प्रकार की कोई हानि नहीं पाई जाती है। बच्चे साधारणतः अकेले रहते हैं, वे किसी भी तरह से किसी को संबंध नहीं बना चाहते, दूसरों से हमेशा दूर रहते हैं। इससे कोई संबंध नहीं बनाते हैं। हमेशा दूर रहते हैं। उन्हें लगता है कि वे अकेले अपनी ज़रूरतें पूरी कर लेंगे। उन्हें लगता है कि वो अपनी ज़रूरतें खुद अकेले पूरी कर लेंगे। इनमें अलग तरह की रुचि पाई जाती है। इनमें अलग तरह की रुचि है वो पाई जाती है। तो ये हो गया एक्सीडेंटेड ऑटिस्टिक फेनोटाइप। इसमें सभी प्रकार के ऑटिज्म के लक्षण पाए जाते हैं परंतु कोई हानि नहीं होती है।
मतलब जो ऑटिज्म के जितने भी लक्षण हैं वो इस सिंड्रोम में पाए जाते हैं, परंतु बच्चे को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होती है, बच्चे को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होती है। अब क्या होता है कि इनमें बच्चे वो सामान्यतः अकेले रहते हैं, मतलब एकांत में रहते हैं, स्वलीन रहते हैं, किसी से कोई संबंध नहीं रखते, कोई भी दूसरा व्यक्ति है, परिवार का हो चाहे बाहर का हो, समाज का हो, उससे कोई संबंध नहीं रखते हैं और दूसरे लोगों से हमेशा दूरी बना कर रखते हैं। उन्हें लगता है कि वो खुद की ज़रूरतें हैं वो अकेले पूरे कर लेंगे, उन्हें किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, उनको ऐसा लगता है। दूसरी बात है वो है कि इनमें अलग तरह की रुचि पाई जाती है, यानी रुचियाँ होती है वो दूसरों की जो सामान्यतः रुचियाँ वो सेम होती है, परंतु इनकी रुचियाँ वो अलग होती है, अकेले रहना, एक चीज़ से खेलना, एक तरह का व्यवहार करना, ये सभी रुचियाँ पाई जाती है। तो ये हो गया एक्सीडेंटेड ऑटिस्टिक फेनोटाइप। इसी को ले लीजिए इसका भी। अगला है वो है फ्रेंजाइल एक्स सिंड्रोम। फ्रेंजाइल एक्स सिंड्रोम, इसमें क्या होता है, ऑटिज्म से ग्रस्त 10% बच्चों में फ्रेंजाइल एक्स सिंड्रोम मुख्य रूप से पाया जाता है। मतलब इसमें क्या होता है, मतलब जो ऑटिज्म से ग्रसित बच्चे होते हैं उनमें से 10% बच्चे हैं उनमें यह सिंड्रोम पाया जाता है। यह वंशानुगत सिंड्रोम है जिसमें एक्स क्रोमोसोम्स में विकृति पाई जाती है। यह जो सिंड्रोम है यह वंशानुगत सिंड्रोम है। यह वंशानुगत सिंड्रोम है, इसमें एक्स क्रोमोसोम्स एक्स क्रोमोसोम्स में विकृति पाई जाती है। जिसकी जांच माइक्रोस्कोप से होती है। इसकी जांच है वो किससे होती है, माइक्रोस्कोप से। इसके जो होने के जो संकेत मिले हैं उनका कारणों का कोई पता नहीं मिला है, पता नहीं चला है कि ये किस वजह से होता है, परंतु कुछ संकेत मिले जिनसे ये कारण स्पष्ट होते हैं। कौन कौन से? पहला है गुणसूत्रीय कारक। गुणसूत्रीय कारक
दूसरा है वो है वायरल कारक। और तीसरा है स्नायु व प्रमस्तिष्क विकृति। ये तीन कारण हो सकते हैं किसके? फ्रेंजाइल एक्स सिंड्रोम के। किसे हो सकते हैं? फ्रेंजाइल एक्स सिंड्रोम के। ये ऑटिज्म से ग्रस्त बच्चों में 10% से अधिक बच्चों में ये पाया जाता है। यानी जो ऑटिज्म से ग्रसित बच्चे होते हैं उनका जो कुल 100% होता है उनमें से 10% बच्चे होते हैं उनमें यह सिंड्रोम पाया जाता है। यह सिंड्रोम वंशानुगत होता है। इसमें एक्स क्रोमोसोम्स में है वो विकृति होती है। ये सिंड्रोम है वो वंशानुगत होता है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आया हुआ होता है। और इसमें किसकी कमी होती है या किसमें विकृति होती है? क्रोमोसोम्स। इसमें क्रोमोसोम्स में कमी होती है। इसके है वो मुख्य कारण है वो अभी तक पता नहीं चले, परंतु संकेतों के आधार पर पता चला है कि इसके तीन कारण हो सकते हैं। पहला है गुणसूत्रीय कारक, दूसरा है वायरल कारक और तीसरा है स्नायु अपरे मस्तिष्क विकृति। ठीक है, तो ये हो गए फ्रेंजाइल एक्स सिंड्रोम के कारक और ये तीन कारण हो सकते हैं। इन कारणों पर अपन विस्तृत चर्चा करेंगे। अभी तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ले लिया? अब अगला है वो है गुणसूत्रीय कारक। गुणसूत्रीय कारक जब जीन में किसी तरह की विकृति आ जाती है तो ऑटिज्म उभर सकता है। उदाहरण स्वरूप जीन में म्यूटेशन प्रदर्शित होता है, उसी तरह से एक्स क्रोमोसोम्स में कुछ विकृति होने से फ्रेंजाइल एक्स सिंड्रोम होता है। क्या होता है कि जब जीन में हमारा जो जीन है डीएनए है उसमें किसी प्रकार की कोई विकृति आ जाती है तो ऑटिज्म उभर कर सामने आता है। मतलब हमारा जीन है, हमारा जो डीएनए है उसमें कोई प्रकार की विकृति आ जाती है, किसी भी प्रकार की कोई विकृति आ जाती है, तब यह उभर कर सामने आता है, उभर कर बाहर आता है। जब हमारे जीन में विकृति आ जाती है तो ऑटिज्म उभर सकता है। ऑटिज्म उभर सकता है। उदाहरण है एग्जाम्पल स्वरूप जीन में म्यूटेशन प्रदर्शित होता है उसी तरह एक्स क्रोमोसोम्स में कुछ विकृति होने पर फ्रेंजाइल एक्स सिंड्रोम होता है। फ्रेंजाइल एक्स सिंड्रोम होता है।
तो क्या हमारे जो जीन में, हमारे जो डीएनए में, उसमें कोई भी प्रकार की कोई विकृति आ जाती है, किसी प्रकार से कोई है वो डैमेज हो जाता है, तब यह कौन होता है, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम हो जाता है। जैसे जीन में म्यूटेशन प्रदर्शित होने पर, जीन में विकृति होने पर म्यूटेशन प्रदर्शित होता है, उसी तरह क्रोमोसोम से विकृति होने पर क्या होता है, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम होता है। ठीक है, तो ये हो गई गुणसूत्रीय कारक। स्क्रीनशॉट ले लीजिए गुणसूत्रीय कारकों का। ले लिया। अगला है वो है वायरल कारक। वायरल कारक, कुछ ऐसे तथ्य भी मिले जिनमें वायरल के कारण ऑटिज्म हो सकता है। जब माँ 3 महीने की गर्भावस्था में होती है, तब उस समय उसे माँ को रूबेला जवर हो जाता है, तो बच्चा ऑटिज्म से प्रभावित होता है। कुछ वायरल कारक होते हैं, जैसे कुछ तथ्यों से पता चला है कि ऑटिज्म है वो वायरल के कारण हो सकता है। जैसे जब माता 3 महीने से अधिक की गर्भवती हो जाती है, तब माता को रूबेला ज्वर हो जाता है। ज्वर का मतलब होता है बुखार, रूबेला ज्वर यानी रूबेला बुखार हो जाता है, तब बच्चा है वो ऑटिज्म से ग्रस्त हो सकता है, या बच्चे को ऑटिज्म हो सकता है। किसकी वजह से, वायरल कारणों की वजह से। वायरल मतलब संक्रमित, वायरल मतलब संक्रमित रोग होते हैं वो। ठीक है, तो जैसे माता को 3 महीने से अधिक अवस्था में है वो, गर्भावस्था में है वो, अगर कोई किसी प्रकार का रूबेला जवर या कोई अन्य बीमारी हो जाती है जो संक्रामक होती है, तो बच्चा है वो ऑटिज्म से ग्रसित हो सकता है। ठीक है, ये हो गया वायरल कारक। स्क्रीनशॉट ले लीजिए वायरल कारक का भी। अगला है वो है स्नायु। स्नायु या मस्तिष्क विकृति। कुछ तथ्यों से बताते हैं ऑटिज्म के कारण क्रेनियल नर्वस सिस्टम, मस्तिष्क रूप सही से काम नहीं करने के कारण ऑटिज्म हो सकता है। कुछ कारणों से
पता चला है कि क्रेनियल नर्वस सिस्टम सही काम न करने पर बच्चा ऑटिज्म से ग्रसित हो सकता है। ऑटिज्म से ग्रसित हो सकता है। इस तरह का ऑटिज्म 0 से 3 वर्ष की आयु में होता है। हमारा जो नर्वस सिस्टम है, हमारा दिमाग का जो सिस्टम है, वो अगर हमारा सही तरीके से काम नहीं करता है, तब है वो बच्चा ऑटिज्म से ग्रसित हो सकता है। और इस प्रकार का ऑटिज्म कब होता है? 0 से 3 वर्ष की अवस्था में इस प्रकार का ऑटिज्म हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गए जो फ्रेंजाइल एक्स सिंड्रोम है उसके जो कारण है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ले लिया? तो ये हो गए, वो है ऑटिज्म के प्रकार। अब आगे की बात है वो करेंगे अपना आगे की क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।